नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद संजीव पर। और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। और आज उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग आज कोशिश करेंगे पूरा वीडियोज़ में 1947 ईस्वी तक के अधिनियम को ख़त्म कर दें। यदि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये सुधार के नाम से भी जाना जाता है, अब इसका रीज़न क्या है। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसे कहा क्यों जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो ये मॉर्ले थे, ये सचिव थे भारत के। आप जानते हैं ये सचिव कहाँ होते थे, इंग्लैंड में बैठते थे। और जो ये मिंटो थे, ये मिंटो वायसराय थे जो कि भारत में बैठते थे। यानी मॉर्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। मॉर्ले इंग्लैंड में बैठते थे और मिंटो भारत में। तो इन दोनों ने मिल के एक योजना बनाई कि भारत में जो लोग असंतुष्ट हैं, तो इसको खुश करने के लिए एक योजना बनाई जाए जिससे कि यहाँ के लोग संतुष्ट रहे और आंदोलन पे उतारू ना हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्राउन का शासन आया, तो ये सबसे ज़्यादा इन बातों को ध्यान में रखता था कि भारतीय लोग जो हैं वो आंदोलन पे उतारू ना हो। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह था, और उसी विद्रोह के कारण जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि उसके कंपनी को जिम्मेवारी ठहराया गया था इस चीज़ का, और जिम्मेदार उसको माना था कि इनकी वजह से ही जनता नाखुश हुई थी और आंदोलन पे उतारू हुए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद दोबारा फिर इस तरह की घटना ना घटे, लोग आंदोलन पे उतारू ना हो, ये इन बातों को बहुत ज़्यादा गौर करती थी अंग्रेज़। तो इन्होंने इस चीज़ को दबाने के लिए कि जनता आक्रोशित ना हो, तो ये एक सुधार लाया था दोनों मिलकर के, मॉर्ले और मिंटो साहब मिलकर के। इसीलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके कारण क्या थे, आखिर क्यों इस परिषद को लाना पड़ा। तो सबसे पहला कारण 1892 ईस्वी का जो अधिनियम था, इसके पहले वाला अधिनियम जो हम पढ़े थे, उसमें भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। मतलब भारतीयों ने जो उम्मीदें कर रखी थी कि हमारे लिए ये सारी सुविधाएं इस अधिनियम में दी जाएगी, वो सारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई उनसे। तो भारतीय नाखुश थे। हम लोगों ने पढ़ा था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने भी बहुत सारी मांगें रखी थी इस अधिनियम में, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। इससे क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग भी जो थे वो भी नाखुश थे, वो भी असंतुष्ट थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1896 और 97 ईस्वी के आसपास भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे और इधर उधर हो गए, बेरोजगार तो हुए ही, और अकाल के कारण बहुत सारे लोग मर गए। तो इससे क्या हुआ कि जब यह अकाल पड़ा था तो ब्रिटिश सरकार जो थी यहाँ पे, उन्होंने सहयोग नहीं किया भारतीयों का, और यदि किया भी तो ना के बराबर, यानी बहुत ही कम सहयोग किया, नगण्य। तो इससे भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे कि जब यहाँ, हालांकि यह अकाल कहता है कि बारिश ना होने की वजह से अकाल पड़ गया था, लेकिन जिस वजह से भी अकाल पड़ा हो, सरकार चूँकि ब्रिटिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार का तो ये कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ के लोगों की सहयोग करे। तो अंग्रेज़ों ने सहयोग नहीं किया था और ना के बराबर किया था। तो ये कारण भी था कि भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए थे और आंदोलन के लिए भी उतारू हो गए थे। उसके बाद अगला कारण 1905 ईस्वी में भारत में बंगाल का विभाजन किया गया था। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में ऐसा हुआ था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि चूँकि बंगाल इतना बड़ा है कि इसको जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रशासन जो है वह सुदृढ़ तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगा, इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि इसका प्रशासन अच्छे से चल पाए। जबकि लॉर्ड कर्जन का मेन उद्देश्य ये नहीं था कि प्रशासन अच्छे से चले, बल्कि उनका उद्देश्य ये था कि हम यदि यहाँ के लोगों को आपस में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, आपस में बांट देंगे, तो इससे क्या होगा, जो लोग आपस में मिल करके किसी आंदोलन के लिए प्लानिंग करते हैं, जो योजना बनाती है कि कैसे आंदोलन किया जाए सरकार के खिलाफ, तो ये आपस में लोग टूट जाएंगे, आपस में एकत्रित नहीं हो पाएंगे और ना तो ये आंदोलन कर पाएंगे। तो मेन ये उद्देश्य था कर्जन का, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो इससे भी लोग असंतुष्ट हो गए थे, लोग समझ गए थे कि क्यों हमें अलग किया जा रहा है। तो इन मुख्य 3 कारणों की वजह से जो है लोग असंतुष्ट थे यहाँ पे। इसको ध्यान में रखते हुए मॉर्ले और मिंटो ने एक प्रस्ताव जो है रखा ब्रिटिश संसद में, और कहा कि जो है एक अधिनियम लाइए आप,
इस तरह का, जिससे कि लोग असंतुष्ट ना हो। तो इसके ही विचार पे चूँकि 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस अधिनियम में कौन कौन सी बातें शामिल थी, क्या विशेषताएं थी इनकी। देखिए, सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया। कहने का मतलब, जो विधान परिषद बनाई गई थी केंद्र में यानी वायसराय के लिए, और प्रांत में जो गवर्नर थे उनके लिए जो परिषद थी कानून बनाने की, उसमें विस्तार किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो केंद्रीय जो विधान परिषद थी, इसमें सदस्यों की संख्या जो 16 थी, हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था, उसको 60 कर दिया गया। ठीक है, दूसरा क्या प्रावधान किया गया, जो केंद्रीय परिषद थे उसमें सरकारी सदस्यों का तो बहुमत था ही, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधी से अर्थ निकाल सकते हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी वायसराय के पास, इसमें तो तय किया गया कि नहीं, जो भी लोग रहेंगे वो सरकारी ही रहेंगे, मतलब अंग्रेज रहेंगे, गैर सरकारी ना के बराबर, बहुत कम। और जो प्रांत की विधान परिषद थी, यानी कि वायसराय के बदले जो गवर्नर रहते थे प्रांत में, उसकी जो परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें भारतीय लोग ज़्यादा हुआ करते थे। और तीसरी विशेषताएं क्या थी कि जो विधान परिषद के सदस्य थे उसको कुछ अधिकार मिला। विधान परिषद के सदस्यों को कुछ अधिकार दिया गया, जैसे पहले वो बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, उसको बहस करने का अधिकार दिया गया। और बजट पेश यदि करते भी थे तो विधान परिषद के सदस्यों को ये अधिकार नहीं था कि वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछे, लेकिन इसमें ये अधिकार दिया गया कि वो अब जो है अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और कुछ विषयों पर मतदान भी कर सकते हैं, वो अपने विचार भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए चौथी विशेषताएं क्या थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। पहले जो वायसराय की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद होती थी 6 सदस्यों वाली, उसमें भारतीय शामिल नहीं थे। पहली बार ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। कई बार नाम भी पूछ देता है कि किसे शामिल किया पहली बार। तो इस 1909 के अधिनियम में जो है पहली बार वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि आप अपनी कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल कर सकते हैं। तो फिर ये पहला व्यक्ति था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसे वायसराय की परिषद में शामिल किया गया, पहला भारतीय था ये। और 2 व्यक्ति और थे, के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इसे सचिव की परिषद में शामिल किया गया। देखिए, वायसराय की परिषद जो कि भारत में वायसराय थे, इसके परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। और ये जो सचिव थे, इंग्लैंड में रहते थे, वहाँ पे भी 15 सदस्य की एक समिति थी, परिषद थी, जो इसकी सहायता के लिए बनाई गई थी। तो उस 15 सदस्य वाले परिषद में जो है के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन दोनों को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगली विशेषताएं क्या थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का स्थापना किया गया। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है जानने के लिए। ये आपके जानकारी के लिए भी ज़रूरी है, और चूँकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें मॉर्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया कि जो लोग जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं, उस क्षेत्र को अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, अलग बना दिया गया कि यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे चुनाव में और मुस्लिमों का मतदान रहेगा वहाँ पे, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया। मतलब मुस्लिम संप्रदाय के प्रतिनिधि जो है वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है, ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ये लॉर्ड मिंटो का ही दिमाग था कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए और अलग अलग चुनाव करवाया जाए। तो मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। किस अधिनियम में? 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट हमने नोट डाल करके 2 कथन लिखे हैं। सबसे पहला कथन था लॉर्ड मिंटो का। लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हमने एक ऐसा जहर का बीज बोया है, यानी हमारे भारत देश में उन्होंने एक जहर का बीज बोया था। क्या बोला? बोला हमने एक ऐसा जहर का बीज बोया है जो भविष्य में, यानी जो भविष्य में आगे चल करके बहुत ही हानिकारक साबित होगा, लॉर्ड मिंटो ने कहा था। और हुआ भी साबित। ये सांप्रदायिक वाला जो मामला है, हिंदू मुस्लिम वाला बांटने आपस में, ये इसी का देन है, लॉर्ड मिंटो का है।
इन्होंने ही ये बीज बोया है हमारे यहाँ। और दूसरी बात, गांधी जी ने क्या कहा कि ये जो 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो सुधार आया था, इन्होंने हमारा सर्वनाश ही कर दिया। ठीक है, ये दो कथन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन्होंने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने। चलिए, अब दूसरा अधिनियम इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको पढ़ते हैं। देखिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी कहते हैं। जिस तरह से भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते थे, उसी तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसका रीज़न भी सेम वैसे ही है कि मॉन्टेग्यू जो थे ये सचिव थे भारत के, जो इंग्लैंड में थे, और चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे, जो इंडिया में थे। ठीक है, तो इन दोनों के टाइम पे और इन दोनों के सहयोग से ही एक प्रस्ताव रखा गया ब्रिटेन की संसद में कि यहाँ के लोग जो उग्र हो गए हैं, असंतुष्ट हो गए हैं या नाखुश हो गए हैं, तो इसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ लोभ प्रलोभन दे करके इसको शांत करने के लिए एक अधिनियम बनाया जाए। ऐसा इन दोनों ने कहा, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने, ब्रिटिश की संसद में। और इन्हीं की प्रस्ताव के ऊपर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि कारण क्या थे इस अधिनियम को लाने का। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में तो ऐसा होता था कि उसको 20 साल के लिए अधिकार दिया जाता था, इसीलिए 20 साल के बाद दूसरा अधिनियम लाना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजी शासन जब से क्राउन का चालू हुआ, तो उसके बाद ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि कब तक शासन करेगी, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का डायरेक्ट सरकार यहाँ पे काम कर रही थी। फिर भी अधिनियम क्यों लाना पड़ा, इसका कुछ तो कारण होगा। पहला कारण देखिए क्या था। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1919 में, इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी और ये पर्याप्त नहीं थी जनता को खुश करने के लिए, यानी कि उसमें कुछ त्रुटियां थी और ये अपर्याप्त था। ठीक है, दूसरी इसका क्या कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये असंतुष्ट। इन्होंने जो मांगे रखी थी ब्रिटिश सरकार के सामने, वो उस पिछले अधिनियम में पूरी नहीं हो पाई 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। इसी कारण से राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी ये असंतुष्ट थे, तो इसके लिए भी भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ जब ये आंदोलन लोग उतारू हो गए, तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऐसी घोषणा की कि अब जो है हम भारत में अपना शासन करना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक उत्तरदायी सरकार की घोषणा करना हम चाहते हैं। ये 20 अगस्त 1917 को पहली बार घोषणा किया गया ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी और इनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए। पहली विशेषताएं क्या है कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखिए, पिछले अधिनियम में हम लोग क्या पढ़े थे मॉर्ले मिंटो में कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया, यानी मुसलमान के लिए एक अलग ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। लेकिन इस अधिनियम में और क्या कर दिया, सुधार के बदले इन्होंने मुस्लिमों के साथ साथ जहाँ ईसाई रहते थे उनके लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, जो सिख रहते थे उसके लिए अलग, आंग्ल भारतीय जहाँ रहते थे वहाँ भी अलग, जहाँ यूरोपीय लोग रहते थे वहाँ के लिए अलग। यानी कि जातिवाद का मामला और धर्म विरोधी जो है इन्होंने अपना कार्यकलाप और भी विस्तार कर दिया, बांटने वाला। ठीक है, दूसरा, मत देने का अधिकार जो है वो संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर दिया। यानी कि कुछ लोगों को मतदान करने का जो अधिकार दिया, तो ऐसा नहीं था कि वहाँ सारे लोग अब मतदान कर सकते थे। मतलब संपत्ति के आधार पर जिसके पास संपत्ति है उसे मतदान करने का अधिकार था। जो टैक्स पे करते थे, मतलब कर देते थे, उनको अधिकार था। और शिक्षा का अधिकार, यानी जो लोग शिक्षित थे उन्हीं को ये अधिकार था कि वो मतदान कर सकता है। सारे लोग मतदान नहीं कर सकते थे अभी के टाइम के जैसा कि शिक्षित जो है वो भी, जो अनपढ़ हैं वो भी, जो गरीब है वो भी, जो अमीर है वो भी। पहले ऐसा नहीं था। जो पैसे वाले हैं, जो टैक्स पे करते हैं और जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको मतदान करने का अधिकार दिया गया, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, साथ ही साथ महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया। उसमें भी ये महिलाएं भी वैसी ही थी, ऐसी नहीं कि कोई भी महिलाएं मतदान करेगी। महिलाओं के लिए भी वही कंडीशन थी, मतलब संपत्ति होना चाहिए उसके पास, टैक्स पे करने वाली होनी चाहिए और वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची अलग कर दी गई है। मतलब ये हो गया कि जो केंद्र के लिए विधान परिषद थी और जो प्रांत के लिए विधान परिषद थी,
इसको अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं जैसे अभी हमारे यहाँ है ना राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, उसी तरह से उस समय भी 1919 के अधिनियम में क्या किया गया कि केंद्र के लिए और प्रांत के लिए अलग अलग विषय सूची बना दी गई और परिषदों को अपनी सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो प्रांत की सूची है उस पर प्रांतीय विधान परिषद कानून बनाएगी और जो केंद्र सूची में है विषय उस पर केंद्रीय विधान परिषद जो है वो कानून बनाएगी। तो ऐसा अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रांतीय विषय थे, मतलब जो प्रांत की विधान परिषद को कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया जिस विषय पर, उस प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब ये जो हस्तांतरित विषय थे इस पर शासन होता था गवर्नर का, और वो शासन करते थे किसकी सहायता से, विधान परिषद या उसमें जो मंत्री थे उसकी सहायता से। और जो आरक्षित विषय थे इस पर भी कानून बनाने का, शासन करने का, ये सब अधिकार गवर्नर का था, लेकिन इसमें वो सहायता किसकी लेते थे, कार्यपालिका परिषद की। ठीक है, तो भारत के प्रांतों पे बोला जाए तो दो तरह से शासन करना शुरू कर दिया। एक तो गवर्नर किसकी सहायता से, विधान परिषद की सहायता से, और दूसरा कार्यपालिका परिषद की सहायता से। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया। अगली विशेषताएं क्या थी कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हुआ जैसे अभी हमारे यहाँ है ना लोकसभा राज्यसभा, दो सदन है यहाँ पे। तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि 1919 के अधिनियम में जो है हमारे यहाँ केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये हुआ कि जनता डायरेक्टली अब जो है सदस्यों को चुनाव में वोट कर सकती थी। ठीक है, अब ये देखिए द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, हमने अभी बताया जैसे राज्यसभा लोकसभा अभी है, उसी टाइम उस समय जो उच्च सदन थी, अभी का उच्च सदन है राज्यसभा, तो उस समय जो उच्च सदन थी उसको राज्य परिषद कहते थे और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, और जो निम्न सदन थे उनका नाम था केंद्रीय विधानसभा कहते थे उसको, और उसका कार्यकाल 3 वर्षों का। जैसा कि अभी भी हम लोग देखते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा निचली सदन है, उस समय में केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, और जो उच्च सदन अभी राज्यसभा है उसमें उसको राज्य परिषद बोला जाता था। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का, इसका 3 वर्ष का। हालांकि ये कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि उस समय द्विसदनीय व्यवस्था जो थी 1919 की, उसमें उच्च सदन को क्या कहते थे, याद रखना है राज्य परिषद, या निम्न सदन को क्या, केंद्रीय विधान परिषद। नेक्स्ट, लंदन में जो भारत सचिव थी, मतलब भारत सचिव की सहायता के लिए जो विधान परिषद थी, और इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया। मतलब लंदन में भारत सचिव की सहायता के लिए एक उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। उच्च आयुक्त, उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। ठीक है, मतलब लंदन में भारत के जो सचिव थे इसकी सहायता के लिए तो 15 सदस्यीय समिति थी ही, लेकिन अब क्या किया, इस सदन में एक उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, जो कि भारत की तरफ से रहेगा और वो भारत सचिव की सहायता करेगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब क्या हुआ कि सचिव जो थे हमारे यहाँ से, जो इंग्लैंड में बैठते थे, पहले क्या होता था, बैठते थे वो इंग्लैंड में, लेकिन उसको वेतन कहाँ से मिलता था, भारत के पैसे से। अब ये बदल दिया गया, मतलब जो भारत का सचिव होता था उसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाएगा, यानी ब्रिटेन की सरकार अपने पैसे से देगी। और जो ये नया उच्च आयुक्त अब नियुक्त किया गया है, इसका जो सैलरी होगा वो भारत के राजकोष से दिया जाएगा। ठीक है, ये एक नया बदलाव किया था। उसके बाद क्या किया, जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका गठन का प्रावधान किया गया। पूछा जाएगा आपसे कि किस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यानी व्यवस्था किया गया, तो यही भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, और 1926 में जो है क्या किया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। एक कमीशन थी, ली कमीशन ने ही सिफारिश की कि जो है अब संघ लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाए। इनके बात को मान करके ये ली कमीशन 1923 में गठित हुई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट और सिफारिश में बताया कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग गठित किया जाए, जो कि सिविल सेवाओं की परीक्षा आयोजित करवाएगी। तो इनकी सिफारिश को मानते हुए 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्या था, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ऐसा नहीं कि केंद्रीय बजट पेश होगा, इसी में केंद्र के बारे में भी राज्य के बारे में रहेगा, जैसे अभी है अलग अलग है।
अभी अपने राज्य में अलग विधान परिषद में बजट पेश होता है, विधान सभा में, और जो केंद्रीय बजट होती है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। उसी तरह से 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था किया गया था, जो केंद्रीय बजट है और राज्य बजट ये दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है। अगली विशेषताएं क्या थी कि एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसका कार्यकाल जो होगा वो 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यानी जो ये योजनाएं बनाई गई, जो ये अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 का, तो इसमें क्या एक बनाया गया कि लिखा कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो कि 10 साल के बाद इस अधिनियम में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है या इस अधिनियम से क्या क्या फ़ायदे हुए, इसकी जांच करेगी ये कमेटी, ये आयोग, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए एक वैधानिक आयोग गठन करने की बात कही गई। चलिए जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जो हमने लिख रखा है। देखिए, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अलग अलग कथन दिए हैं, अपने अलग अलग विचार रखे हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या कहा था कि इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा बताया जा सकता है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, ये बिना सूरज का सवेरा है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस अधिनियम में जनता के लिए नए बंधन गांठ दिए हैं, मतलब जनता को बांधने के लिए एक नया बंधन बताया इसको। कांग्रेस ने क्या कहा कि इस अधिनियम को मतलब ये जो अधिनियम है इसको असंतोषजनक प्रावधान बताया। मतलब कांग्रेस ने कहा कि ये जो अधिनियम है ये संतोषजनक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।